हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। कुछ बच्चे जियोग्राफी के प्रश्न लेके आए हैं, कुछ बताइए। चंद्रशेखर लिमिट, कहाँ पढ़ा बेटा ये चंद्रशेखर लिमिट? स्टार्स के चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के क्लाउड जब एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको कहते हैं स्टेलर नेबुला या एम्ब्रायो स्टार, भ्रूण तारा। ठीक है, अब कितना क्लाउड इकट्ठा हुआ इसी पे स्टार की साइज डिपेंड करती है। अगर एक एवरेज स्टार बना तो ये एक छोटा स्टार, बड़ा स्टार बनता है तो मैसिव स्टार। अगर ज़्यादा क्लाउड इकट्ठे हुए तो वो मैसिव स्टार बनेगा, अगर कम क्लाउड इकट्ठा हुए तो एवरेज स्टार बनेगा। अब स्टार में आपको एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसको आप समझिएगा। जैसे अगर हम अपने सन का एग्जाम्पल लें तो हमारे सन के 3 लेयर्स हैं। कोर, ये कौन सा जोन है? कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। जो सन की आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है 6000 to 8000 डिग्री सेल्सियस है, और जो कोर का टेम्परेचर है वो 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख टेम्परेचर है। ठीक है, अब अच्छा, जो स्टार रिएक्शन जो हम बोलते हैं, स्टार रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इन हीलियम, हीलियम लेटर कन्वर्ट इन कार्बन एंड कार्बन कन्वर्ट इन फेरियम, आयरन जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन ही पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा फ्यूल है।
इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं डिस्कशन हाइड्रोजन एनर्जी पे शुरू हो गया है। अभी नितिन गडकरी ने क्या कहा था कि हम बैटरीज की बजाय किस पे शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल्स पे शिफ्ट करेंगे। इसरो वगैरह में जाएंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स ड्राइव होने लगे, लेकिन हैजार्डस है, टेक्निकल है, इसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो इसी को हम कहते हैं स्टार रिएक्शन, और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। अब यहां पे न्यूक्लियर के रिएक्शन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक फिशन, दूसरा फ्यूजन। फिशन जो होता है, जो एटॉमिक बम है, वो किस पे डिपेंड करता है, फिशन पे डिपेंड करता है, जिसमें अलग अलग न्यूक्लियस टूटते हैं और एनर्जी न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है, न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन होता है और तीन तीन के पार्ट में वो टूटते चले जाते हैं और फिर रिएक्शन होता है। इस तरह टूट के एनर्जी देते हैं। यहां पे फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एनर्जी देते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो स्टार रिएक्शन है, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आप जानते हैं कितने टेम्परेचर की होती है? मिनिमम फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर जो चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 1500 डिग्री का टेम्परेचर आप क्रिएट करेंगे तभी न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सकता है। जो बम्स आप पढ़ते हैं तो बम्स में दो आते हैं, एक न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम, एक हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 100 टाइम पावरफुल होता है। जब इंडिया का एक्सपेरिमेंट किया गया था 98 वाला, वहां भी क्या कहा, 3 जो हमारे न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड किए गए थे वो किस पे थे, फिशन पे थे, और 2 जो बाद में फोड़े गए थे वो किस पे थे, वो फ्यूजन पे थे। तो हाइड्रोजन बम के रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर 2 ही तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, या तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोड करे, उससे 3-4 हजार डिग्री का टेम्परेचर होगा तब ये काम होगा, तब हाइड्रोजन बम एक्टिव होता है। दूसरा फॉर्मेशन ये है कि या तो लेजर बीम्स का यूज करें, और आज की टेक्नोलॉजी में लेजर बीम्स के द्वारा ये टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में, और लेजर पे इंडिया बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा है। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार रिएक्शन। इसके पहले पूरे यूनिवर्स का मेन फ्यूल क्या है आपको, हाइड्रोजन। यूनिवर्स में जितने भी स्टार आपको दिख रहे हैं सब में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। रात में सोते हैं आसमान में देखिए, जितने तारे आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। एंड देयर इज बिलियंस ऑफ स्टार्स in one galaxy and there is millions of galaxy in the universe। यहां मिलियन बिलियन के आगे कोई गिनती ही नहीं है। जैसे था ना, एक गांव में पूछा गया कि भाई आसमान में कितने तारे, कहा जितना साहब आपके सर में बाल। तो दोनों अनकाउंटेबल है, न तो बाल गिन सकते हैं न आसमान के तारे गिन सकते हैं। और इनका आप कहीं भी ज्योग्राफी में डेटा पड़ेगा, 90 बिलियन, 100 बिलियन स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। We live in one galaxy, that is मंदाकिनी, sometime मिल्की वे। क्लियर हुआ? 3 आर्म रोटेटेड गैलेक्सी। अब स्टार पे क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो ये चार्ट जो आपको बताया, तो ये जो स्टेलर नेबुला आप निहारिका जो लिखे हुए, तो ये स्टेलर नेबुला क्या होते हैं, हाइड्रोजन के क्लाउड्स होते हैं, और लगभग 1 बिलियन ईयर तक ये हाइड्रोजन के क्लाउड इधर उधर से घूम के एक जगह एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब वो कंसंट्रेट होते चले जाएंगे, कंसंट्रेट होते होते ड्यू टू हाई प्रेशर ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, स्टार रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन के क्लाउड से, और अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन में आग लगेगी और किस में बदलेगा, हीलियम में। क्लियर हो गया? और जैसे हीलियम में बदलना शुरू हुआ, स्टार रिएक्शन शुरू। अब उसी को हम तारा कहेंगे। तो अगर कभी पूछ दे तारा का मतलब, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना। क्लियर हो गया? अब कितना क्लाउड इकट्ठा हुआ था, इस बेस पे तारे 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य तारा एवरेज स्टार, दूसरा मैसिव स्टार बड़ा तारा। जैसे हमारा सन जो है वो क्या है, एक एवरेज स्टार है, और पोल स्टार का नाम आप सुने होंगे, क्या है, मैसिव स्टार है। क्लियर हो गया? अभी बताए थे आप लोगों को कि पोल स्टार 2200 टाइम ब्राइटर देन आवर सन।
पोल स्टार हमारे सूर्य के मुकाबले में 2200 गुना चमकदार है। और जिसको हम पोल स्टार मानते हैं वो भी पोल स्टार नहीं है। एक्चुअली देयर इज 3 पोल स्टार, पोलरिस ए, पोलरिस बी एंड पोलरिस पी, या पोलरिस ए भी कहा जाता है। और इन तीनों में से कोई न कोई एक घूम के, और पोल स्टार की डिफिनेशन क्या बताए थे दीपक जी? भूल गए? भाग्यश्री, सपना, ठीक है। इफ अ पर्सन स्टैंड ऑन नॉर्थ पोल एट हिज जेनिस देयर इज अ स्टार एंड दैट इज पोल स्टार। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पे खड़ा हो तो उसके ठीक सर के ऊपर जो तारा होगा वो कौन सा होगा? ध्रुव तारा होगा, पोल स्टार होगा। अब अच्छा, हाँ, ये जो डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, ये जो अपने सन का मॉडल एक में बनाया, तो यहां का टेम्परेचर 6000 to 8000 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस कोर का। जो सन हम देख रहे हैं तो सन के सेंटर में जो टेम्परेचर है वो 15 लाख डिग्री है, और सन के आउटर लेयर पे जो टेम्परेचर है वो 6 से 8000 9000 डिग्री सेल्सियस का है। तो अब इस पूरे में एक ही रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इन हीलियम। अब आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस का यूज करो कि कहां का हाइड्रोजन पहले खत्म होगा? कोर का हाइड्रोजन पहले खत्म होगा। तो ऑब्वियसली आउटर पार्ट में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और कोर में हीलियम किस में कन्वर्ट होने लगा? कार्बन, और कार्बन किस में कन्वर्ट होने लगा? फेरियम में। लकड़ी कभी आप जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो गौर से देखिएगा, जहां आग लगी रहती है, अब वो जल तो पूरा रहा है लेकिन सेंटर में सबसे पहले राख होता है। कोयला जला दिए, सेंटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। किनारे किनारे तो लकड़ी हम लोग हटाते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जल रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन उसमें टाइम है। जब बाहर की लकड़ी जलना शुरू तो अंदर राख हो चुका रहता है। तो सेम वही है कि यहाँ का हाइड्रोजन खत्म हो गया हीलियम में, और हीलियम कार्बन और निकिल में, सॉरी, लोहे में बदलने लगा है। ये क्लियर हो गया? ये रिएक्शन चल रहा है। लेकिन आउटर लेयर में क्या हो रहा है? आउटर लेयर में अभी भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो होगा क्या, जरा टेक्निकली समझिएगा। कोर सॉलिड होता जाएगा और ये फैलता जाएगा आउटर लेयर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कोर की कमजोर होगी तो बाहर से फैलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये फैलना शुरू होगा तो जब तक बाइंडिंग एनर्जी काम करेगी तब तक तो ये फैलता रहेगा, और जब लाइट कम होने लगेगी तो ये अभी सन हम कैसा दिखता है? हमको येलोइश या व्हाइटिश दिखता है, ठीक है, येलो स्टार या व्हाइटिश स्टार हमको दिखता है सन हमारा। उस टाइम ये कैसा दिखेगा? रेड, ये लाल हो जाएगा। लाल का मतलब टेम्परेचर कम है। कोयला जलाते हैं लाल जलता है, गैस जलाते हैं नीली फ्लेम निकलती है, और तेज करेंगे एकदम येलो फ्लेम निकलेगी, और सबसे हीट वाली जो फ्लेम होती है व्हाइट फ्लेम होती है, उसका टेम्परेचर 18000 डिग्री तक चला जाता है। लेजर हमेशा व्हाइट होता है, ठीक है, और रूबी से क्रिएट किया जाता है, माणिक्य जिसको कहते हैं, लाल वाला रत्न जो पहनते हैं। तो अब ये चूंकि फैल जाएगा तो दानवाकार रूप ले लेगा, इसीलिए इसको जायंट कहता है। तो ये हो गया रेड जायंट। क्लियर हो गया? अब ये फैलते फैलते एक टाइम आएगा कि एक एक्सप्लोजन होगा। उस एक्सप्लोजन के बाद ये कोर बचा रह जाएगा और सारे क्लाउड्स क्या होंगे? उड़ जाएंगे, और उड़ के फिर गैलेक्सी में इधर उधर घूमते रहेंगे, और जहां नया तारा फॉर्म होगा वहां फिर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, दोबारा संचयन शुरू हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? इस एक्सप्लोजन को हम कहेंगे नोवा। और अगर रेड जायंट अगर सामान्य स्टार है तो नोवा, और ये चूंकि बड़ा स्टार था इसलिए सुपर रेड जायंट बनेगा, और यहां होगा सुपरनोवा। ये बड़ा भयानक एक्सप्लोजन होता है, पूरी की पूरी गैलेक्सी चमक उठती है। सुपरनोवा जब होता है तो पूरी गैलेक्सी चमक जाती है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है ये। अब यहां पे जो ये कोर बचा बेटा, अब एकदम हॉट मोल्टेन सॉलिड फॉर्म में होगा, थिक, और एकदम गर्मी से निकला आग से तपता हुआ, तो इसको नाम दिया गया व्हाइट डॉर्फ। और धीरे धीरे करोड़ों साल में जब अपनी पूरी एनर्जी रेडिएट कर देगा
तो वो बन जाएगा काला, तो उसको कहेंगे ब्लैक डॉर्फ, और इसी को कहते हैं फॉसिल स्टार। अब जो बड़ा वाला बचा, इसमें भी सेम वही एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इसका भी कोर छटक के बाहर आ गया। अब जो ये बाहर आया तो यहां दो चीजें बन रही है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था चंद्रशेखर लिमिट। तो हम देख रहे हैं कि स्टार की साइकिल जहां से शुरू हुई और जहां खत्म हो रही है, तो एक व्हाइट डॉर्फ पे खत्म हो रही है, एक न्यूट्रॉन स्टार पे खत्म हो रही है, और एक ब्लैक होल पे खत्म हो रही है। यही तो खत्म हो रहे हैं 3 जगह। तो भारत के ही साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी। कहा कि हमारे सोलर मास से 1.44 तक जिस स्टार का मास होगा, तो चंद्रशेखर लिमिट क्या हो गई? 1.44 ऑफ आवर सोलर मास। वो किस में कन्वर्ट होगा? व्हाइट डॉर्फ में। समझ में आया? अब ऐसे ले लेते हैं कि मान लो हमारे सूरज का द्रव्यमान 100 केजी है, मास 100 केजी है, तो 144 केजी तक के जितने भी स्टार होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? व्हाइट डॉर्फ में, एंड लेटर कन्वर्ट इन ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, अब यहां देखते हैं, इसमें आते हैं। यहां पे चंद्रशेखर लिमिट से 3 टाइम तक जो मास होगा, यानी कि 1.44 इंटू 3 ऑफ आवर सोलर मास जो होगा, वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी सारी जो भी बचेगा, फॉसिल बचेगा, उसमें सभी चीजें न्यूट्रॉन के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और वो पुलसेट करेंगी, रह के लट्टू की तरह से घूमेगी और फिर रुक जाएगी, फिर ऐसे पल्सेट करेगी अपने को। न्यूट्रॉन का इमिशन होगा इसमें से। क्लियर हो गया? ये न्यूट्रॉन स्टार। और जो चंद्रशेखर लिमिट से 3 टाइम से ज्यादा का मास होगा, वो क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्लियर हो गया? और ब्लैक होल क्या है? किसको कहते हैं ब्लैक होल? एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। एक सिंपल सा फार्मूला लगाइए। अच्छा, क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है? क्यों नहीं देखा जा सकता? लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही। अगर आप यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हो और सामने ब्लैक होल आ गया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्लैक होल में जा रहे हो, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं। हम कैसे देखते हैं किसी आकृति को? जब आप पे लाइट पड़ती है और लाइट से आके हमारे रेटिना बनता है, फिर हमको उल्टा बनता है रेटिना, पर सीधा दिखता है आंखों से। क्लियर हो गया? तो जिस पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। फिर ब्लैक होल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? नहीं, ब्लैक होल एक्स रेज को इमिट करते हैं, और इन्हीं एक्स रेज के मेजरमेंट हम लगाए रहते हैं। अगर एक्स रेज का इमिशन भारी मात्रा में हो रहा है, तो वहां पे ब्लैक होल है। और ब्लैक होल काम क्या करते हैं? पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी सेंटर्स का काम करते हैं। एंड देयर इज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ब्लैक होल इन आवर स्पेस, इन आवर यूनिवर्स, इन आवर गैलेक्सी। मिलियंस एंड बिलियंस। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आइंस्टीन ने इस पे प्रकाश डाल चुके हैं। क्लियर हो गया? अभी साइंस इसकी खोज कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी होंगी। अभी हम मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करें, तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या कर रहा है? एनीथिंग इज नॉट स्टेबल, कोई भी चीज है नहीं। लेट अस सपोज एक हमारे हाथ में बैक्टीरिया, हम सब लोग जानते हैं। मेज पे, टेबल पे, वो माइक्रोस्कोप लगा के देखो, दिखने लगेगा। दही में क्या हमको बैक्टीरिया दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखिए, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे अगर इतनी दही रखी है तो। अब अगर सोचो, ये वॉल क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से चले और इसके एटम्स हमको दिखने लगे, कोई भी चीज स्टेबल दिखाई देगी? 2n² का फॉर्मूला रहता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से न्यूक्लियस के चारों तरफ धड़ चक्कर लगाता है। और कभी कभी हम देखते हैं घर से सीमेंट टूट के गिर गया, साइंस की भाषा में कहिए न्यूट्रॉन स्किप कर गया। भाई न्यूट्रॉन स्किप किया,
तो वहां से सीमेंट टूट के गिर गया। अब अगर क्वांट का माइक्रोस्कोप लगा दें तो एक भी बिल्डिंग, इवन हमारी सेल्स आपको ऑर्गेनाइज नहीं दिखाई देंगी। तो सब माया है। आज के डिस्कशंस तो खत्म हो गए, जो भी डाउट थे। अब जिसके भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ से, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से। आप किसी भी सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका पूरा स्वागत किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच।